हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन जो चल रहा था उसकी जो लास्ट प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चंस का जो है सलूशन लेकर के आए हैं। आप इसको देखिए, जो बाकी बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइनल कर देंगे और इसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के आपको सॉल्व करवा दूँ जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि एक फलन f है, वो वास्तविक फलन है, मतलब r से r में परिभाषित हुआ है। और वो फलन क्या है? वो फलन है f(x) बराबर 10x + 7। और कहा गया है फाइंड, आप करिए, ज्ञात करिए एक फलन g जो r से r में ही परिभाषित है। कब ज्ञात करना है? जब FOG और GOF दोनों IR के बराबर है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पहले एक फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के समुच्चय में परिभाषित है ऐसे f(x) बराबर 10x + 7। अब इसी का एक सहयोगी फलन g आपको निकालना है, वो भी रियल से रियल में ही परिभाषित है। कैसे निकालना है? उसके लिए कंडीशन दी गई है कि जब f का g के साथ संयोजन किया जाता है या g का f के साथ संयोजन किया जाता है तो परिणामी जो आता है वो IR का मतलब, I का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि तत्समक फलन, और R का मतलब रियल पर तत्समक फलन। तो देखिए, अगर f रियल है, g रियल है, तो FOG या GOF जब निकालेंगे वो भी रियल ही होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ ले गए, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्व हो गया आपका। आप थ्योरी वाला पोर्शन देखे होंगे तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। वो ये था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया गया है और कोई दूसरा फंक्शन हमें दिया गया है, दोनों फंक्शन का हम संयोजन करते हैं और संयोजन करने के बाद यदि तत्समक फलन आ जाता है, संयोजन करने के बाद यदि तत्समक फलन आ जाता है तो जो हमारा दोनों फंक्शन जो हमने लिया था, जिसका संयोजन किया है, वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे। ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जहाँ थ्योरी डिस्कस की गई है। तो यहाँ भी वही है कि f का g के साथ या g का f के साथ संयोजन करने पर IR मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट R आ रहा है। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि f g का प्रतिलोम है, या हम कहें g जो है वो f का प्रतिलोम, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा तो आपको बात ही समझ में आ गई होगी कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं और हमें g निकालना है तो इसका मतलब हमें f का प्रतिलोम निकालना है। हमें g निकालना है, इसका मतलब हमें f का प्रतिलोम निकालना है। देखिए पॉइंट यही है। क्या लिखेंगे? चूंकि FOG बराबर है GOF बराबर है IR के, अर्थात f और g का संयोजन एक तत्समक फलन है, एक तत्समक फलन है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए f और g एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे, प्रतिलोम फलन होंगे। ये एक पॉइंट आपने इससे निकाल लिया। अब अगर f और g एक दूसरे के प्रतिलोम है, मतलब मुझे अगर g निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है? g, अर्थात फलन g बराबर होगा f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम, या हम ऐसे लिखें इसको, gx बराबर होगा f इनवर्स x के। भाई f का प्रतिलोम f इनवर्स x होता है।
तो जो gx फलन हमें निकालना है वो gx f इनवर्स x के बराबर होगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बेहतरीन तरीका आपको डिस्कस किया हुआ है। fx बराबर 10x + 7 है। इनवर्स के लिए मैंने बताया कि x बराबर आपने क्या रख देना है, f इनवर्स x रखने पर रखिए f x की जगह पे f इनवर्स x बराबर 10 x की जगह पे f इनवर्स x + 7 f इनवर्स x f इनवर्स गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर 10 f इनवर्स x + 7 इस तरफ आएगा, x - 7 इधर बचा 10 f इनवर्स x। तो f इनवर्स x निकालूंगा तो 10 अपॉन में आएगा, माने f इनवर्स x बराबर हो गया x - 7 अपॉन में 10। और जो f इनवर्स x है वो gx है, अर्थात हमें gx बराबर मिल गया x - 7 अपॉन 10। ये है इस प्रश्न के लिए g का मान, यानी फलन g हमने ज्ञात किया। कब ज्ञात किया, जब FOG और GOF का जो संयोजन है, यानी f और g का जो संयोजन है वो आइडेंटिटी आता है। fx दिया गया था, gx हमें निकालना था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि मान लीजिए f w से w में परिभाषित, मतलब होल नंबर से होल नंबर। w क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इस पर कोई फलन f परिभाषित है। कैसे, इस प्रकार से कि fn बराबर दो कंडीशन है, एक है n-1, एक है n+1। n-1 कब लिया जाता है, जब n विषम होता है, और n+1 कब लिया जाता है, जब n सम होता है। तो कह रहे हैं कि सिद्ध करना है fn, जो फलन हमारा fn है ये व्युत्क्रमणीय है, और उसके बाद हमें इनवर्स भी इसका निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्युत्क्रमणीय हमें सिद्ध करना है। व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि यह फलन एकैकी है और आच्छादक है। समझिएगा, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, यह फलन एकैकी है और आच्छादक है, दोनों है। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले हम एकैकी दिखाएं, फिर आच्छादक दिखाएं, या हम फिर दोनों को एक साथ दिखा देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। होल नंबर से होल नंबर में परिभाषित है। अब आप ज़रा समझिएगा इसको। पहला केस फर्स्ट हम देखते हैं, fn बराबर n-1, fn बराबर n-1, n यहाँ पे क्या है, विषम। अब ज़रा होल नंबर के सेट में विषम की बात करें। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। उसमें विषम अगर आप देखेंगे तो 1 3 5 7 9 आएगा। तो अगर आप f1 निकालेंगे, यानी n बराबर 1 पर f1 बराबर आएगा 1 - 1 0। फिर उसके बाद आप n बराबर 3 पर निकालेंगे तो f3 बराबर आएगा 3 - 1 यानी कि 2। फिर उसके बाद n बराबर 5 पर निकालेंगे तो f5 बराबर आएगा 5 - 1 यानी कि 4। फिर उसके बाद आप n बराबर 7 पर निकालें आप तो f7 बराबर आएगा 7 - 1 यानी कि 6। तो फोकस करिए, 0 2 4 6 8 10 यानी कि सम वाले नंबर आ रहे हैं जब हम n का मान विषम रख रहे हैं। केस सेकंड पे आप आएंगे तो केस सेकंड आपके पास है fn बराबर n+1। ये कब पॉसिबल है, जब n सम है। अब होल नंबर के सेट में सम, जैसे होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट है, तो सम कौन कौन होगा, 0 2 4 6 8 10 ये सम होंगे। तो सबसे पहले n बराबर 0 पर आप देखेंगे तो f0 बराबर 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा। n बराबर 2 पर आप देखेंगे तो f2 बराबर 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। n बराबर 3 पर आप देखेंगे तो f3 बराबर 4 पर आप देखेंगे तो 4 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा। n बराबर 5 पर देखेंगे तो f5 बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 है, 5 बराबर आ जाएगा 5 + 1। n बराबर 6 पर आप देखेंगे तो f6 बराबर आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7 आ जाएगा।
तो फिर से आप ध्यान से देखिए, जब हम n का मान सम रख रहे हैं तो सारे नंबर विषम वाले आ रहे हैं, जब n का मान विषम रख रहे हैं तो सारे नंबर सम वाले आ रहे हैं। और ये भी आप देख रहे होंगे कि किसी एक n के मान पर एक ही मान प्राप्त होता है, दो नहीं प्राप्त होता, एक मान सिंगल। तो सिंगल मिलने का मतलब एकाएकी है, और यहाँ पे सम वाले नंबर, वहाँ पे विषम वाले नंबर सबको मिलाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर आ रहे हैं। मतलब अगर आप इसकी रेंज लिखना चाहें तो रेंज में आया 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चल रहा है, यानी पूरा होल नंबर का सेट आ रहा है रेंज। जबकि आप ऊपर देखेंगे तो कोडोमेन भी आपको दिया गया है होल नंबर का सेट। तो यहाँ पे चूंकि रेंज जो है वो बिल्कुल बराबर हो गई है कोडोमेन के, और ये जब होता है तो हम कहते हैं कि फलन कैसा है, आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक है। और दूसरी चीज, प्रत्येक n के मान पर केवल एक ही फलन का मान प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक n के मान पर केवल एक केवल प्रत्येक n के मान पर केवल एक फलन का मान प्राप्त होता है, केवल एक ही फलन का मान प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा कि फलन fn कैसा है, एकाएकी है। अब देखिए एकाएकी है, आच्छादक है, और जब एकाएकी और आच्छादक हो जाता है तो हम कह सकते हैं अतः fn कैसा है, व्युत्क्रमणीय। ये व्युत्क्रमणीय हो गया। अब व्युत्क्रमणीय होने के बाद हमें इसका निकालना है व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स, सेकंड पार्ट, तो वो भी देखते हैं। अब हम इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास केस फर्स्ट पहले लेते हैं, केस फर्स्ट। तो fn बराबर n-1, n यहाँ पे विषम है। तो चलिए n बराबर हम f इनवर्स n रखते हैं, बिल्कुल जैसे x बराबर f इनवर्स x रखते थे। तो f इनवर्स n बराबर f इनवर्स n-1, यहाँ पे f इनवर्स n आ जाएगा, बराबर इधर f इनवर्स n-1 इधर आएगा, n+1 बराबर f इनवर्स n, यानी कि यहाँ से f इनवर्स n बराबर n+1 हमें मिला। पहला केस याद रखना है कि n इसके लिए क्या है, विषम है। और केस सेकंड, fn बराबर हमें मिला था n+1, यहाँ पे n सम है, फिर से वही काम, n बराबर f इनवर्स n रखेंगे तो f इनवर्स n बराबर मिल जाएगा f इनवर्स n+1, यहाँ पे n और ये वाला 1 इधर आएगा, -1 बराबर f इनवर्स n, यानी कि f इनवर्स n बराबर n-1 मिला। तो अब ये वाला केस कब होगा, जब n सम होगा। तो देखिए पहले विषम वाले में n-1 आया था जो ओरिजिनल फंक्शन था, अब विषम वाले में n+1 हो गया जब इसका प्रतिलोम हुआ। पहले सम वाले में n+1 था ओरिजिनल फंक्शन, प्रतिलोम करने पर सम वाला हो गया n-1। थर्ड क्वेश्चन हमारा है fx बराबर x स्क्वायर -3x+2, जो कि r से r में परिभाषित हुआ है। हमें इसमें f ऑफ fx का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। ये भी सिंपल है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन FOG GUF में हम लोग लगा चुके हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए कुछ करना नहीं है, f ऑफ fx का मतलब क्या होगा, f लिखा और ये जो fx है, fx की वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमने पुट कर दी। अब आप इसको पढ़िए तो ये एफ एक्स समझिए लिखा हुआ है, और चूंकि एफ एक्स बराबर इतना है तो जहाँ x है उसकी जगह पे ये रख देंगे, तो हमारा बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर पहले है तो जहाँ x है वहाँ इतनी बड़ी चीज़ रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 3 लिखेंगे, फिर x आया, x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस 2 है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा दैट विल बी द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है सिद्ध करना है f R से परिभाषित है x बिलोंग टू R सच दैट x लाइज बिटवीन -1 to 1, यानी रियल नंबर से एक सेट है, बल्कि अंतराल है जो -1 से 1 तक है, उसमें परिभाषित है एक फलन है f। वो फलन f बराबर क्या है, फलन f x बराबर है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये है। अब इसमें पहली चीज़ क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये एकेकी है और आच्छादक है, यानी हमें दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो चलिए एकेकी और आच्छादक की जांच करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम एकेकी को दर्शाएंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा काम करिए। सबसे पहले मॉड x का केस आप जानते हैं, एक प्लस x एक माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन 1, और यहाँ x ग्रेटर देन 0 और यहाँ x लेस देन 0। मॉड x बराबर x व्हेन x ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0 होता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसमें कहीं भी इक्वल हम लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। पहला केस लेते हैं, देखिएगा केस फर्स्ट, पहला केस हम मॉड x को x मानते हैं, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेते हैं। क्लियर? तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यानी कि मॉड x की जगह पे x रखेंगे, तो एफ एक्स बराबर हमें मिल जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। इसकी एकेकी की जाँच करते हैं। देखिए इसके एकेकी की जांच के लिए हम क्या करेंगे, पुराना नियम है आपको मालूम होगा, मानेंगे x1 x2 बिलोंग टू डोमेन। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये है कि डोमेन हमारा यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये डोमेन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वाला केस जो हमने परिभाषित किया ये तभी परिभाषित हुआ है जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी 0 या 0 से ज़्यादा। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एक बार याद होगा आपको कंडीशन, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। इस प्रकार की, याद है ना, सबसे पहले fx1 बराबर fx2 करते थे, तो fx1 बराबर fx2 मैंने लिखा, fx1 का मतलब यहीं पे x1 रख देना फलन में, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1, इधर x2 रखेंगे, x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो x1 बराबर x2 आया। वही पुरानी कंडीशन आई है जो होती थी कि जब fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 आ जाए तो ये कंडीशन किसकी होती है, एकेकी की होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये केस कब लिया, जब x ग्रेटर देन 0। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस सेकंड। केस सेकंड हम क्या लेते हैं, केस सेकंड में ये जो मॉड x है इसको माइनस x लेते हैं, यानी मॉड x बराबर माइनस x, यानी कि x लेस देन 0 वाला केस लेते हैं, यानी x नेगेटिव रखते हैं, तब देखते हैं। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस मॉड x था, तो x अपॉन मॉड x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस x। फिर वही काम करेंगे, मानेंगे, माना x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, और याद रखिएगा यहाँ पे डोमेन का मतलब x लेस देन 0 है, नेगेटिव वाला हमने x का मान लिया। और इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार, कैसे, इस प्रकार की fx1 का मान जो है वो बराबर है fx2 के। fx1 निकालता हूँ, x1 अपॉन 1 माइनस x1 और x2 अपॉन 1 माइनस x2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई,
x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2, फिर से ये दोनों कट गए, फिर x1 बराबर x2 आया। लेकिन ये याद रखिएगा ये 2 बार दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये एक ही बार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक नंबर्स के लिए और ये ऋणात्मक नंबर्स के लिए। फिर ये केस आया, ये केस भी एकाएकी को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये निश्चित रूप से एकाएकी है। एकाएकी हो गया। अब हमें अगली कंडीशन आच्छादक शो करना है, तो आच्छादक में भी दोनों केस लेकर के हम शो कर लेंगे, दोनों केस। चलिए पहला केस लेते हैं। पहला केस, या अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ही बता देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। x अपॉन 1 प्लस मॉड x है। मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, क्योंकि आच्छादक के लिए आपको मालूम है रेंज और कोडोमेन को इक्वल दिखाना होता है, तो रेंज की मैं बात करता हूँ। देखिए मॉड x नीचे है, यानी वो धनात्मक हो गया, और ऊपर x है, तो x तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन नीचे कभी ऋणात्मक नहीं होगा, नीचे हमेशा वैल्यू धनात्मक आएगी। तो अगर नीचे वाली वैल्यू हमेशा धनात्मक है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर धनात्मक आई तो पूरा फलन का मान धनात्मक आएगा, अगर ऋणात्मक आई तो पूरा फलन का मान क्या होगा? ऋणात्मक। अब सबसे पहले x बराबर 0 पर अगर हम मान देखेंगे तो 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा, 0 पर 0 आ जाएगा। अब हम 0 के बाद पॉजिटिव नंबर में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 1 पर गए तो 1/1 प्लस 1 यानी 1/2, 0 से ज़्यादा हुआ। 1/2 का मतलब 0.5, 0 से ज़्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2 पर देखेंगे तो 2/1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। 2/3 सॉल्व करेंगे, 3 6 18 यानी 0.66 चलेगा, ये भी 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। आगे चलेंगे, 3 के बाद 4 रखेंगे तो 4/5 आ जाएगा, 0.8 आया, बढ़ा तो लेकिन 1 से कम ही रहेगा। 5 रखेंगे तो 5/6, 6 रखेंगे 6/7, 7 रखेंगे 7/8, यानी नीचे वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। यानी हर हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो हर ज़्यादा होने की वजह से इसका भागफल हमेशा 1 से कम आएगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 0 आया, फिर 0 से बढ़ता गया, लेकिन 1 तक जा रहा है। 1 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर नीचे वाली वैल्यू कभी बराबर होगी नहीं। जब बराबर होगी नहीं तो कभी भी 1 नहीं आएगा। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी जरूर, लेकिन मैक्सिमम 1 के करीब तक पहुंचेगी, 1 नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक नंबर ले लेते हैं, यानी -1 रखा, तो -1 अपॉन 1 प्लस मॉड -1 1 हो जाएगा, यानी -1/2 -0.5 आया। वही नंबर जो बढ़ रहे थे पॉजिटिव में, वही नंबर नेगेटिव में बढ़ने लगेंगे, और ये भी -1 के करीब तक पहुंचेंगे। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि इसका जो फलन का मान आएगा वो -1 से 1 के बीच रहेगा। -1 नहीं आएगा, +1 नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच रहेगा। या हम कहें इस तरह से कि फलन का मान जो है वो -1 से 1 के बीच रहेगा, और यही आपकी क्या है? रेंज है। जो फलन का मान होता है वो रेंज है। और आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें कोडोमेन आपको पहले से दिया गया है -1 से 1, कोडोमेन भी -1 से 1 दिया गया, दोनों बराबर हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि रेंज का मान जो है वो कोडोमेन के मान के बराबर हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है? आच्छादक है। तो पता क्या चला कि फलन एकाएकी भी है और फलन आच्छादक भी है। या फाइनली एक स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि चूंकि एकाएकी और आच्छादक है, इसलिए इसे व्युत्क्रमणीय फलन भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, f(x) बराबर x³ दिया गया है। हमारे पास फलन f(x) बराबर x³ दिया गया है और f सच दैट R/R है। हमें दिखाना है कि ये एक एकाएकी फलन है। दो तरीका, 11th में जो लोग पढ़े हैं उनको याद होगा, ये घन फलन है, स्पेशली NCERT में दिया गया है। और इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो ग्राफ इसका आपको याद होगा ऐसे होता है, इस तरह का ग्राफ इसका होता है। तो अगर ये ग्राफ है और आपको मैंने ग्राफ से एकाएकी और बहुएक चेक करना बताया हुआ है, अगर आप याद करें तो मैंने कहा था कि आप कोई भी लाइन खींचिए पैरेलल टू x एक्सिस, अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर लाइन कट करेगी तो एकाएकी होगा। तो कोई भी लाइन आप खींचेंगे एक ही पॉइंट पर कट करेगी, वो लाइन जो x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब ग्राफ से निश्चित रूप से फलन कैसा है? एकाएकी। ये तो शॉर्टकट हो गया आपका।
अब इसको मैनुअली प्रूव कैसे करेंगे, जैसे हमें तो इंटरमीडिएट में सॉल्व करना पड़ेगा यानी एक्सप्लेनेशन के साथ, ये भी एक्सप्लेनेशन ही है लेकिन उस तरह से आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वही तरीका पुराना वाला, मानेंगे कि माना x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, यहाँ पे डोमेन आपके पास है R, कैसे, इस प्रकार कि fx1 का मान fx2 के बराबर है। तो fx1 यानी fx आपका x क्यूब है तो x1 रखेंगे तो x1 क्यूब आएगा, और fx2 का मतलब x2 रखेंगे तो x2 क्यूब आ जाएगा। x2 क्यूब इधर लाएंगे तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब है, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, अगले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab आ जाएगा। फार्मूला आपको मालूम है, बराबर 0। पहला फैक्टर लेंगे x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2 आया। ये तो अच्छी बात है, x1 बराबर x2 आ गया, एक का केस होता है, लेकिन अभी ये ब्रैकेट भी है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, वैसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं तब भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको x1 में द्विघात मानता हूँ, समझिए कि ये x1 चर है तो ये x1 में द्विघात समीकरण हो गया, या x2 में भी आप मान सकते हैं, x1 में मैं मानता हूँ। अगर x1 में द्विघात समीकरण, देखिए इसका गुणनखंड संभव नहीं है, x2 स्क्वायर इंटू 1 x2 स्क्वायर है, x2 को x2 में जोड़ेंगे 2x2 होगा, जबकि यहाँ पे एक ही x2 है तो गुणनखंड होगा नहीं। श्रीधराचार्य से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो x1 बराबर होगा, फार्मूला आपको मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b माइनस b की जगह पे x2 है तो माइनस x2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे यहाँ पे 1 है और c की जगह पे x2 स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू a की जगह पे 1। तो x1 बराबर माइनस x2 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा ये 4x स्क्वायर और यहाँ x2 स्क्वायर, 4x2 स्क्वायर यहाँ x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर बचेगा, माइनस 3x2 स्क्वायर अपॉन 2 आया। बस यहीं पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब ये जो मान आएगा ये काल्पनिक होगा। ये मान आपको कैसा मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, और जबकि फलन परिभाषित हुआ है वास्तविक में। इसका मतलब ये मान हमारे किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ यही काम का है और केवल एक ही कंडीशन x1 बराबर x2 आई है। इसका मतलब फलन निश्चित रूप से कैसा है, एकेकी है। तो ये दिया गया फलन एकेकी है, बाई ग्राफ भी हमने बता दिया और अलजेब्रिक मेथड से भी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि हमें दो फलन निकालना है, एक f है नेचुरल से नेचुरल में, एक g है z से z में परिभाषित है। ज्ञात करना है कब, जब GOF एकेकी है परंतु g एकेकी नहीं है। फलन g एकेकी नहीं है लेकिन GOF एकेकी है, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपके बुक में संकेत भी दिया गया है और संकेत के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फलन fx को इन्होंने x मान लिया, क्योंकि फलन fx के बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी तो इसको x मान लिया, मतलब तत्समक फलन। और जो g है वो एकेकी नहीं है इसलिए उसको मॉड x माना गया। मॉड x का मतलब चूंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में परिभाषित है, तो जब इंटीजर्स में परिभाषित है तो अगर इंटीजर में आप देखें -1 से +1 तक सारे पूर्णांक आते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँगा तो मान +1 आएगा और +1 रखूँगा तब भी +1 आएगा, यानी कि बहुएक हो जाएगा। दो अलग अलग x के मानों पर फलन का एक ही मान आ रहा है। तो ये आपका जो फलन दिया गया gx बराबर मॉड x, ये निश्चित रूप से कैसा है, बहुएक है, एकेकी नहीं है। f के बारे में कोई बात नहीं हुई थी तो f को सिंपली तत्समक मान लिया गया। अब लिखा हुआ GOF एकेकी है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। भाई g तो एकेकी नहीं है, कन्फर्म हो गया, GOF एकेकी है, ये हमें दिखाना है। तो g एकेकी नहीं है, ये भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो मॉड -1 +1 आया, और अगर आप +1 रखेंगे तो यहाँ पे मॉड 1
मॉड 1 की वैल्यू 1 आएगी। तो पता चला कि -1 और +1 दोनों पर फलन का मान +1 आया है। इसका मतलब g एकेकी नहीं है। एक बात हमने आधी कवर कर दी कि भाई g एकेकी नहीं है जो हमने माना है। अब हम दिखाएंगे GOF एकेकी है। तो चलिए GOF निकालते हैं। GOF का मतलब GOFX, ओ हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, G ऑफ fx का मान रख देंगे। fx का मान चूंकि x है, रख दिया हमने। अब ये आपका gx हो गया और gx बराबर मॉड x है। मॉड x में आपको क्या करना है, x रख देना जहाँ x है, तो मॉड x आ जाएगा। तो GOF जो आया वो मॉड x आया। अब देखना ये है कि ये एकेकी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम बात करते हैं, ये हमारे पास f है, परिभाषित हुआ है n से n में। फिर उसके बाद g जो है वो इंटीजर से इंटीजर में परिभाषित हुआ है। z से z में परिभाषित हुआ है g। तो GOF आपको याद होगा A से B, B से C, तो GOF जो होता था वो A से C में होता था। इसका मतलब GOF पहले सेट से आखिरी सेट में यानी नेचुरल से इंटीजर में परिभाषित होगा GOF। तो अगर नेचुरल से इंटीजर में परिभाषित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x का मान हम नेचुरल ही रखेंगे। नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, 1 रखूँगा 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, सिंगल वैल्यू मिलेगी। अगर यहीं इंटीजर रखता तब तो डबल वैल्यू मिलती, दो अलग अलग वैल्यूज़ पर एक ही मान आता, लेकिन यहाँ इंटीजर रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि GOF नेचुरल से इंटीजर में परिभाषित होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर रखेंगे और चूंकि लिखेंगे चूंकि x नेचुरल है अतः GOF कैसा है, एकेकी है। ये बात GOF एकेकी है ये हमने दिखा दिया, जबकि G एकेकी नहीं है ये हमने दिखाया। तो ये दो अलग अलग फंक्शन हमने ज्ञात किए, एक फंक्शन fx बराबर x और एक फंक्शन gx बराबर मॉड x, जिसमें fx कैसा है या कैसा नहीं है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन gx जो है वो एकेकी नहीं होना चाहिए और दोनों का संयोजन GOF ये एकेकी होना चाहिए, एकेकी हमने दिखाया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपका बिल्कुल ऐसा ही है। एक फंक्शन f है n से n में परिभाषित है, एक फंक्शन g है वो भी n से n में परिभाषित है, और आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्ञात करना है उस कंडीशन में जब GOF आच्छादक है। GOF जो है वो आच्छादक है, यानी दोनों का संयोजन आच्छादक है, लेकिन जो f है वो आच्छादक नहीं है। f जो है वो आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है, लेकिन GOF जो है वो आच्छादक है। इसमें भी आपको सुविधा के लिए हिंट दिया गया है, एक fx बराबर x+1 फलन बना दिया गया है, दूसरा फलन gx बराबर आपको दिया गया है कंडीशन के साथ gx बराबर x-1 x ग्रेटर देन 1 और 1 when x इक्वल टू 1, ये दिया गया है आपको। और आपको क्या करना है कि इनको देखना है, ये दोनों फलन जो संकेत में दे दिए गए हैं इसमें f और g आपको मालूम हो गया, बस इतना दिखाना है कि GOF आच्छादक है लेकिन f आच्छादक नहीं है, ये वाला f आच्छादक नहीं है, इसे हमें दिखाना है। तो चलिए f आच्छादक नहीं ये दिखाते हैं। तो f नेचुरल से नेचुरल में परिभाषित है, यानी n का मान हम नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो जब नेचुरल नंबर आप रखोगे, मैं डायरेक्ट इसका वही बना देता हूँ, नेचुरल से नेचुरल में यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। एक रखने पर 1 धन 1 2 हो जाएगा, यानी 1 का संबंध 2 से, 2 रखने पर 3, 3 पर 4, 4 पर 5, 5 पर 6, 6 पर 7, यही बनेगा। अब आप देखिए 1 छूटा हुआ है
और 1 कभी भी संबंधित भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 तब संबंधित होगा जब x का मान 0 होगा, और x का मान 0 हो नहीं सकता क्योंकि x नेचुरल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आ रही है उसमें आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर से 1 को निकालने के बाद का सेट आ रहा है। जबकि आप देखेंगे तो कोडोमेन आपका दिया गया है नेचुरल नंबर। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो गया है कोडोमेन का, और जब ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं कि जो फलन है, फलन यहाँ पे क्या है, यफ आच्छादक नहीं है। एक बात, फलन यफ आच्छादक नहीं है, ये एक बात कंप्लीट हुई। अब हमें दिखाना GOF आच्छादक है, GOF आच्छादक है। चलिए GOF आच्छादक है ये दिखाते हैं। तो GOF आच्छादक के लिए हमें GOF निकालना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि GOF जो बनेगा वो GOF नेचुरल से नेचुरल में ही बनेगा, क्योंकि सारे सेट नेचुरल के ही हैं। तो चलिए पहला केस GX का हम लेते हैं। GX बराबर x माइनस 1, ये कंडीशन x ग्रेटर देन 1 के लिए है। GOF देखिए यहाँ पे f हमारा x प्लस 1 ही है, तो GOF मतलब G ऑफ fx, मतलब ऑफ हटाया हमने, ब्रैकेट लगाया, ये fx हमने अब fx का मान रख देना है x प्लस 1। अब ये हमें gx दिख रहा है, तो gx बराबर x माइनस 1 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस 1 रख देंगे, तो ये x है, x की जगह पे x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आया x। तो GOF बराबर x आया पहले केस में। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 1 है, x का मान 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, यानी 2 पर 2 आएगा, 2 पर 2 आएगा, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, ऐसा चलता रहेगा। अब दूसरा केस लेते हैं, GX बराबर 1, GX बराबर 1 है। दूसरा केस ये कब है, जब x बराबर 1 हम ले रहे हैं। फिर से हम GOF निकालते हैं, तो GOF मतलब GOFX हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, G ऑफ fx हो जाएगा। fx का मान हमारे पास जो है वो x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 रख दिया। अब हमारा ये gx हो गया। gx बराबर चूँकि 1 है, यहाँ पे एक नंबर 1 आ रहा है, अब वहाँ पे कहीं x है नहीं, तो आप x प्लस 1 उठा के रख नहीं सकते, यानी फाइनली 1 आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो GOF का मान यहाँ से 1 मिल गया। x का मान जब 1 है तो 1 आया, और GOF x बराबर x आया है जब x का मान 1 से ज़्यादा है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें x का मान 1 से ज़्यादा, यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 रखने पर 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5 आया। यानी इस वाले के अकॉर्डिंग अगर हम फलन का मान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फलन का मान, आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग फलन का मान 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग फलन का केवल एक मान मिलेगा, फलन का मान मिलेगा 1। अब अगर चूंकि दोनों ही तो आपका GOF है, वो अलग कंडीशन के अलग कंडीशन के लिए, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे, तो फाइनली अगर हम रेंज इसकी देखेंगे तो रेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आएगी, ये रेंज आएगी। और जबकि आप ध्यान दीजिए नेचुरल से नेचुरल में परिभाषित होगा, तो इसकी जो कोडोमेन होगी, ध्यान रखिएगा, इसकी जो कोडोमेन होगी वो भी नेचुरल नंबर का सेट, ये भी नेचुरल नंबर का सेट। तो चूंकि रेंज बराबर हो गया यहाँ पर किसके, कोडोमेन के, रेंज बराबर हो गया कोडोमेन के, ये कंडीशन है कि फलन GOF कैसा है, आच्छादक है। इस केस में फलन आच्छादक है GOF। क्लियर हो गया। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा f है, यहाँ पे देखिए, ये f नेचुरल से नेचुरल में बना f, फिर उसके बाद नेचुरल से नेचुरल में ही बना G। तो आपको मैंने बताया था जो GOF होता है, GOF वो इससे इसमें यानी पहले से तीसरे में बनता है। तो देखिए नेचुरल से नेचुरल में हमारा GOF बनेगा।
तो GOF अगर नेचुरल से नेचुरल बना इसका मतलब कोडोमेन नेचुरल होगी, जबकि रेंज भी नेचुरल आई है। देखिए 1 से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक का नंबर 1 यहाँ से मिला और 2 3 4 5 6 यहाँ से मिला। तो नेचुरल नंबर का सेट आया रेंज, नेचुरल नंबर का सेट है कोडोमेन, दोनों बराबर हैं, इसलिए GOF आच्छादक है। और जब GOF आच्छादक है तो ये सिद्ध हो गया कि अगर ये दो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे fx बराबर x प्लस 1 और gx बराबर x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 पर 1, अगर ये दो फंक्शन कंसीडर करेंगे तो निश्चित रूप से GOF जो आएगा वो आच्छादक होगा, लेकिन f आच्छादक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारे पास x जो है वो एक आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय, और px दिया गया है। px आप जानते होंगे, px का मतलब होता है पावर सेट ऑफ x, मतलब x का घात समुच्चय। और घात समुच्चय कैसे बनता है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो R में px में एक संबंध बना है R, बनाया गया px में, मतलब R परिभाषित है px से px में, यानी इधर भी पावर सेट ऑफ x है, उधर भी पावर सेट ऑफ x है, बनाया गया। और कैसे बनाया गया? बनाया इस तरह से गया कि जब A रिलेट करेगा B से, यानी संबंध R जो है उस संबंध से जब दो अवयव A और B संबंधित होंगे तो इसका मतलब होगा कि A सबसेट है B का, A सबसेट है किसका? B का, ये उसका मतलब होगा। तो पूछ रहे हैं कि क्या R तुल्यता संबंध है, A और B दोनों बिलोंग करता है px से। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन। हमारे पास x है आरिक्त समुच्चय, आरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसके अंदर। px उसका पावर सेट दिया गया है, px में एक संबंध R बनाया गया है। R कैसे बना है? px से px में, चाहे हम लिखें px में एक संबंध R बना है, चाहे लिखें R सच दैट px टू px। अब जब संबंध बना तो संबंध का कोई एक कंडीशन होगी, बाउंडेशन होगी। कैसे बना? बना ऐसे कि जब A का संबंध B से होगा तो जो आप परिणाम आएगा वो A और B दोनों का, मतलब A जो है वो B का सबसेट होना चाहिए, वो परिणाम आएगा। जब A संबंधित होगा B से तो जो परिणामी आएगा वो A सबसेट B आएगा, यानी A और B दो समुच्चय होंगे, दोनों में A जो है वो B का सबसेट होना चाहिए। ये जब रहेगा तब जाकर के A और B संबंधित हो पाएंगे। तो हमें पूछ रहा है कि क्या जो दिया गया है संबंध R वो तुल्यता संबंध है, R जो है वो तुल्यता संबंध है या नहीं, ये हमें पूछ रहा है, हमें बताना है कि R तुल्यता संबंध है या नहीं। यहाँ ध्यान रखिए A और B px, मतलब px के अंदर से पाए जाएंगे। भाई px एक पावर सेट है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब सेट रहेंगे। तो ये A और B असल में दो सेट हैं और दोनों सेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं विद रिलेशन R। जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? A सबसेट B का, A सबसेट B का, मतलब ये हुआ कि जब A और B का संबंध होगा तो तभी होगा जब A B का सबसेट होगा। एक बात। अब चलिए, तुल्यता संबंध जो होता है उसमें तीन चीज़ों की जांच की जाती है। सबसे पहली जांच होती है स्वतुल्य की। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वयं का स्वयं से संबंध। यहाँ पे संबंध R क्या है? A सबसेट है B का। स्वयं का स्वयं से संबंध का मतलब क्या है? A रिलेट करे A से, बिल्कुल करेगा। क्यों? देखिए क्यों रिलेट करेगा? चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए हम कहेंगे A रिलेट करेगा, इसलिए हम कहेंगे A रिलेट करेगा A से, यानी प्रत्येक स्वयं से संबंधित होगा। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि A कामा A बिलोंग करेगा R में। अब A कामा A बिलोंग किया R में तो आप जानते हैं ये कंडीशन किसकी होती है? स्वतुल्य की। स्वतुल्य है ना, अतः R स्वतुल्य है। चलो स्वतुल्य तो हो गया, अब सममित की बात करते हैं। सममित का मतलब क्या होता है? याद रखिए सममित वाली रिलेशन आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। A B से संबंधित है तो B A से संबंधित होना चाहिए।
तो मानते हैं जैसे लगाया जाता है वही तरीका लगा रहे हैं, मानते हैं कि ए कामा बी बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब हुआ कि ए रिलेट करता है बी को, ए रिलेटेड टू बी विद रिलेशन आर। इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट है किसका, बी का, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बी ए जो है वो बी का उप समुच्चय है तो क्या आप कह सकते हैं बी ए का उप समुच्चय होगा? सोचिए आपका परिणाम क्या है, आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा कि अगर ए सबसेट है बी का तो क्या बी ए का सबसेट हो जाएगा, यानी उप समुच्चय हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो कब सकता है? जब दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं होगा यदि दोनों बराबर नहीं है, यानी हमेशा सत्य नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी हमेशा ए का सबसेट नहीं होगा अगर ए बी का सबसेट है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि बी कामा ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, आर में नहीं पाया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब ध्यान दीजिए, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, एक कंडीशन कैंसिल हुई। हम कह सकते हैं आर जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है, आर जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है। 9 है एक्स, फिर से हमें दिया गया है एक आरिक्त समुच्चय, एक्स है एक आरिक्त समुच्चय और इसमें एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है px पर, px क्रॉस px से px में परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया स्टार। कह रहे हैं परिभाषित कब है? जब a का ऑपरेशन b पर विद ऑपरेशन स्टार किया जाता है तो परिणाम a इंटरसेक्शन b आता है, ठीक है, जहाँ पर a कामा b ये बिलोंग कर रहा है px में। तो हमें पूछा जा रहा है पहली चीज, बल्कि दर्शाना है कि x ही तत्समक अवयव होगा और केवल x ही प्रतिलोमी अवयव होगा। मतलब जो सेट x है वही तत्समक का काम करेगा और जो सेट x है वही केवल प्रतिलोमीय होगा और कोई प्रतिलोमीय नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, द्विआधारी संक्रिया स्टार बना है px क्रॉस px से px में। px क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आया था। px का मतलब है पावर सेट ऑफ x और पावर सेट ऑफ x की हिंदी होती है x का घात समुच्चय और x का घात समुच्चय का अर्थ होता है x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। जितने भी सबसेट होते हैं उनका एक सेट बनाया जाता है, वो कहलाता है पावर सेट। तो भाई यहाँ पे px जो है वो पावर सेट होगा। आसान तरीके से अगर इसको हल करना है तो एक सेट ऑफ x मान लीजिए जिसमें मैं दो एलिमेंट a कामा b ले लेता हूँ। अब मैं px निकालूंगा तो आप याद रखिए px का मतलब x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। आपको सबसे पहली जानकारी 11th में मिली होगी कि उप समुच्चय फाई प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। फाई पहला आएगा, उसके बाद एक एलिमेंट यानी कि a, फिर दो एक एलिमेंट और लिया b, अब एक खत्म हो गया, अब दो लेंगे तो a कामा b अगला आ जाएगा। ये चार सेट 1 2 3 4 ये चारों सेट इस सेट के उप समुच्चय हैं और उनका समुच्चय बनाया गया वो पावर सेट कहलाएगा। अब द्विआधारी संक्रिया इस px पर अप्लाई होती है, यानी px का px के साथ क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद जो एलिमेंट आता है उन एलिमेंट के अंदर ऑपरेशन स्टार लगाया जाता है और ऑपरेशन स्टार जो है वो है दोनों अवयवों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो लगाया जाता है। और फिर हमसे पूछा जाता है कि क्या x जो है वो आइडेंटिटी है, क्या x स्वयं का प्रतिलोमी है यानी इन्वर्स है। तो चलिए अब चूंकि ये आसान मैंने बना दिया है तो टेबल बनाओगे तो बहुत तेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टार संक्रिया बराबर है इंटरसेक्शन के, स्टार संक्रिया इंटरसेक्शन के बराबर है। 4 एलिमेंट आए हैं तो 4 हम इसमें बॉक्स बना देते हैं ऊपर से और 4 नीचे की तरफ भी हम बना देते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आप देखते रहिए। सबसे पहली बात, वो 4 एलिमेंट क्या क्या हैं?
फाई है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए कामा बी है। यहाँ भी आया फाई, ए, बी और फिर से ए कामा बी। चलिए फाई का फाई पर ऑपरेशन स्टार कराया, स्टार का मतलब फाई और फाई का इंटरसेक्शन फाई आएगा। फिर फाई का ऑपरेशन ए पर कराया, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, फिर फाई, अगले में फिर फाई, आगे फिर फाई आया। अब आगे चलते हैं, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फाई, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, एक एलिमेंट कॉमन ए का बी के साथ लेंगे कुछ नहीं कॉमन फाई, ए का ए कामा बी के साथ लेंगे तो ए तो कॉमन है ही तो ए आएगा। फिर आगे चलते हैं, बी का फाई के साथ करेंगे फाई आएगा, बी का ए के साथ करेंगे फाई आएगा, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर बी का ए कामा बी के साथ लेंगे तो फिर इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए बी का फाई के साथ फाई होगा, ए के साथ ए होगा, बी के साथ बी होगा और ए बी के साथ ए बी होगा। टेबल तैयार हो गया है, परिणाम आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, आपसे कहा गया है पहली चीज़ जो सिद्ध करना है वो ये है कि x ही तत्समक है। x क्या है? a कामा b, यानी सेट a कामा b तत्समक है। तत्समक कौन होता है? तत्समक वो होता है जिसके साथ बाकी सभी अवयवों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आए जो लिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी का ऑपरेशन फाई के साथ करने पर फाई आया, ए बी का ऑपरेशन ए के साथ करने पर ए आया, ए बी का ऑपरेशन बी के साथ करने पर बी आया और ए बी का ऑपरेशन ए बी के साथ करने पर ए बी आया। या इधर से देखिए, ए बी का फाई के साथ फाई, ए बी का ए के साथ ए बी का बी के साथ बी और ए बी का ए बी के साथ ए बी आया। यानी जो ए बी सेट एक्स है, सेट एक्स चूँकि x बराबर ए बी का सभी अवयवों के साथ संक्रिया यानी कि ऑपरेशन स्टार कराने पर वही अवयव प्राप्त होते हैं जिनका ऑपरेशन होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर a कामा b कैसा है? तत्समक है। एक बात, अब प्रतिलोम की बात करते हैं। आप याद रखिए, प्रतिलोम का भी मैंने मतलब बताया। प्रतिलोम का मतलब दो अवयव लिए जाएं, दोनों का ऑपरेशन कराया जाए, परिणामी तत्समक आए तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। अब तत्समक चूंकि ए कामा बी है तो देखिए पूरे में ए कामा बी सिर्फ एक जगह पे आ रहा है और ये जगह कब आई? जब ए बी का ए बी के साथ ऑपरेशन हुआ। तो लिखेंगे इसी टेबल से, चूंकि ए बी का ऑपरेशन ए बी से कराने पर ए बी आया है और ये ए बी क्या है? तत्समक है। अतः हम कह सकते हैं कि ए कामा बी अर्थात x जो है वही केवल प्रतिलोमीय है या प्रतिलोमीय, यही केवल प्रतिलोमी है, यानी इसी का केवल इनवर्स संभव है और किसी का इनवर्स संभव नहीं है, क्योंकि इसी का ऑपरेशन इसके साथ कराने पर तत्समक आया और कहीं तत्समक नहीं आया है। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया, मैंने आसान कर दिया। आप भी यही करिएगा कि कोई एक सेट कंसिडर करिएगा। मैंने ए कामा बी लिया, आप 1 कामा 2 2 कामा 3 कुछ भी ले लीजिए, 2 ही एलिमेंट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। कम एलिमेंट ले करके आप टेबल बनाइए और टेबल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।